वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर कबल I2U2 इजलास में वर्चुअली कॉन्फ्रेंस में हुए शरीक। मीटिंग में अमरीकी सदर बाइडन, इसराइल के वज़ीर आज़म यायर लैपिड और UAE के हुक्मरान मोहम्मद बिन जायद भी हुए शामिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने I2U2 के पहले इजलास में कहा, सही मायनों में ये स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की मीटिंग है। वज़ीर आज़म ने अभी तवानाई, नक़्ल हमल, खला, सेहत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में मुश्तरका सरमायाकारी बढ़ाने पर दिया जोर। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में भारी बारिश से मामूलाती ज़िंदगी धरम भरम। महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र के कई अजला में किया ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी। मुतासरा इलाकों में 16 जुलाई तक बंद किए गए स्कूल। तेलंगाना में भी 16 जुलाई तक छुट्टियों में की गई तोसी। टाइम मैगजीन ने 2022 में दुनिया के सबसे बेहतरीन मकामात की फहरिस्त में भारत के अहमदाबाद और केरल के शहरों को किया शामिल। अहमदाबाद आला तालीम के लिए, जबकि केरल को टूरिज्म हॉटस्पॉट के लिए किया गया है शामिल। ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए कल से मुल्क भर के 500 इम्तहानात के मराकज़ पर कल से पहली बार कराए जाएंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मुल्क भर की 90 यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए तकरीबन 14,90,000 तलबा हो रहे हैं टेस्ट में शरीक। 13 ज़बानों में होगा इम्तहान। श्रावण के महीने के आगाज़ के साथ ही शिवालयों में खुसूसी पूजा जारी। आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू। गंगा के पवित्र जल को कांवड़ में भरकर भगवान शिव पर किया जा रहा है अभिषेक। प्राइवेट जेट में बैठकर मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हुए श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर पहुंचकर कर सकते हैं इस्तीफे का ऐलान। राजधानी कोलंबो में फिर से कर्फ्यू नाफिज। अहम इमारतों से मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए टैंक किए गए तैनात। UN जनरल सेक्रेटरी ने श्रीलंका के हालात पर किया इजहार तशवीश। पहले एक रोज़ा मैच में 10 विकेट की शानदार जीत के बाद भारत का आज लॉर्ड्स में दूसरे एक रोज़ा मैच में इंग्लैंड से मुकाबला। जसप्रीत बुमराह ICC रैंकिंग में बने एक रोज़ा मैचों की नंबर 1 गेंदबाज। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होने वाली आइंदा 5 मैचों की 2020 सीरीज़ के लिए BCCI ने रोहित शर्मा की कप्तानी में किया टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को दिया आराम। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने I2U2 के पहले इजलास में कहा कि सही मायनों में स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की मीटिंग है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने पहले इजलास में एजेंडा सेट किया है, जिसमें आबी तवानाई, नक़्ल हमल, खला, सेहत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में मुश्तरका सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इत्तफ़ाक़ राय किया गया है। इजलास में हम आलमी सतह पर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी तरक्की के लिए शुरुआत करेंगे। Your Excellency, प्रधानमंत्री लापिद, Your Highness शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, Your Excellency राष्ट्रपति बाइडेन, सबसे पहले प्रधानमंत्री लापिद को प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज की समिट की मेजबानी करने के लिए भी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद करता हूं। यह सही मायने में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की मीटिंग है। हम सभी अच्छे मित्र भी हैं और हम सभी के दृष्टिकोण में हमारे इंटरेस्ट में भी समानता है। एक्सेलेंसीज, योर हाइनेस, आज की इस पहली समिट में से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। हमने कई क्षेत्रों में जॉइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और उनमें आगे बढ़ने का रोडमैप भी बनाया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जॉइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं।
ये स्पष्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ्स, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क व्यवहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि I2U2 से हम वैश्विक स्तर पर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। धन्यवाद। नाज़रीन, पार्लियामेंट का मानसून इजलास 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने मानसून इजलास से पहले इतवार को कल कुल जमाती मीटिंग तलब की है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी के जरिए तलब की गई इस मीटिंग में ऐवान में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। आइंदा पार्लिमानी इजलास में हिज़्ब इख्तलाफ मुतादिद उमूर उठा सकता है। काबिल ज़िक्र है कि NDA रहनुमाओं ने मानसून इजलास से कबल आगे की हिकमत अमली पर गौर करने के लिए 10 जुलाई को गौर ख्वास किया था। पार्लियामेंट इजलास के पहले दिन 18 जुलाई को नए सदर जमहूरिया का इंतखाब होगा और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए 6 अगस्त को इंतखाब होगा। ये इजलास 12 अगस्त तक जारी रहेगा। मरकज़ ने सनती इस्तेमाल के लिए हर साल तकरीबन 10 लाख मैट्रिक टन एग्रो ग्रेड यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए मुल्की कार्रवाई शुरू की है। किसानों की तरफ से यूरिया के गलत इस्तेमाल की वजह से हुकूमत को हर साल तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। क्योंकि हुकूमत हर थैले पर 2,700 रुपये सब्सिडी देती है। पिछले 2.5 महीनों में हुकूमत ने मुख्तलिफ खुफिया कार्रवाइयों के जरिए 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी के लीकेज के मामला को निशानदेह किया है। मरकज़ किसानों को 266 रुपये फी बोरी की इंतहाई रियायती शरह पर यूरिया फराहम करता है। सनती इस्तेमाल के लिए तकरीबन 13 लाख मैट्रिक टन टेक्निकल ग्रेड यूरिया की सालाना ज़रूरत है, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख टन मुल्क में पैदा होता है। इंडस्ट्री 10 लाख टन से ज़्यादा की मतलूबा सतह के मुकाबले में सिर्फ 2 लाख टन दरामद करती है। 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक मुल्क भर में तमाम बालिगों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज मुफ्त दी जाएगी। मरकजी काबीना की मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि काबीना ने गुजरात के वडोदरा में भारतीय नेशनल रेत अकादमी में गति शक्ति यूनिवर्सिटी के क़याम को भी मंजूरी दी है। इसमें ट्रांसपोर्ट से मुतालिक तमाम तरह की तरबियत दी जाएगी। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने गुजरात और राजस्थान में तारंगा हिल अंबाजी अबू शाहरा पर नई रेल लाइन की तामीर को भी मंजूरी दी है। इससे खित्ते में राब्ता और आमदरफ्त में बेहतरी आएगी। इस मंसूबे पर 2,798 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आएगी। 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। मरकजी काबीना ने अपनी मीटिंग में तिरंगा हिल अंबाजी अबू रोड को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मंजूरी दी है। आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि आबू, अंबाजी और तरंगा को रेलवे से नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 116 किलोमीटर की ये नई रेलवे लाइन मात्र 4 सालों में बनकर तैयार होगी। 2,798 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा और अगले 4 वर्षों में जब इस पे काम चल रहा होगा तो लगभग 40 लाख मैंडेज इसमें होंगे, जिसमें से लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार स्वरोजगार के नए द्वार भी इस रेलवे परियोजना के माध्यम से खुलेंगे।
मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि गुजरात के वडोदरा में वाक़ई गति शक्ति यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है। गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में इसको बनाया जाएगा, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसको लिया जाएगा और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट पहले चल रहा है लेकिन अब इसकी क्षमता और बढ़ेगी और ज़्यादा कोर्सेज इसमें चलेंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इसको देखा जाएगा। इससे लाभ क्या होंगे? क्योंकि जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाने वाले हो तो उसके साथ साथ रिसर्च भी अच्छी हो, अध्ययन भी बेहतर हो, नए नए तरीके भी ढूंढे जाएं, स्किल्स भी उपलब्ध करवाई जाए और डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स जहां स्किल्स में भी दिए जाएं तो बाकी भी अप्लाइड साइंस का काम भी इसमें करने का काम उस दिशा में हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए 15 जुलाई से 20 अगस्त तक कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट क्विट मुनक़्क़िद करेगी। ये इम्तहानात मुल्क के 500 शहरों में मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 14,90,000 तलबा शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर की 90 यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए पहली बार कॉमन एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। इनमें 44 मरकजी यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं, जहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए क्विट को लाजमी करार दिया गया है। ये दाखिला इम्तहानात 2 मरहलों में लिए जा रहे हैं। पहला मरहला 15 जुलाई से शुरू होगा और दूसरा मरहला 4 अगस्त से शुरू होगा। इम्तहान 13 ज़बानों में होंगे। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा कि इम्तहान में सवालात NCERT के 12वीं क्लास के निसाब की बुनियाद पर तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका दाखिला टेस्ट होने से तलबा को मुख्तलिफ दाखिला इम्तहानात में शिरकत की परेशानी से निजात मिल जाएगी। मुल्क में पहली बार मुनक़्क़िद होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में तलबा की शिरकत काफ़ी हौसला अफजा रही है और पहले ही साल में ये इम्तहान नीट के बाद दूसरा सबसे बड़ा दाखिला इम्तहान बन गया है। अगली खबर, बिहार पुलिस ने शिद्दत पसंद तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुमकिन दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। भारत मुखालिफ सरगर्मियों के बाइस पुलिस ने पटना के इलाके फलवाड़ी शरीफ से 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया है। दोनों PFI और SDPI के अरकान हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि वो मखसूस बरादरियों के लोगों के जहनों में जहर भरने का काम कर रहे, उन्हें दहशतगर्दी का सबक सिखाते थे, नेज़ उन्हें दहशतगर्दी की तरबियत देते थे। यही नहीं बल्कि उन्हें भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर उकसाया करते थे। पटना पुलिस ने दावा किया कि दोनों PFI और SDPI के सरगर्म अरकान में से हैं। वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस हैं और लोगों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाते हैं। इस तंजीम के जरिए दोनों मुलज़िमीन PFI और SDPI के मेंबरान से कौमी सतह, रियासती सतह और ज़िला सतह पर मीटिंग करते थे। इन मीटिंगों में दहशतगर्दाना एजेंडा चलाते थे। बिहार पुलिस ने 11 जुलाई को एक घर पर छापा मारकर दोनों को पटना से गिरफ्तार किया है। छापे के दौरान PFI का, SDPI का पैम्फलेट, किताबचा और खुफिया दस्तावेज़ात मिशन 2047 भारत को 2047 तक इस्लामी मुल्क बनाने की मुहिम से मुताल्लिक़ बरामद किए गए। पिछले 2 सालों से ये PFI और SDPI के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था और इसका हमें CCTV फुटेज भी उपलब्ध है। जो लोग आए हैं उनके बारे में हमारे पास टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी है। जो पूरा सत्यापन हुआ, उस सत्यापन के आधार पर हम लोग ने इस्टेब्लिश किया कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा जो उस घर के मालिक हैं, जो उन सारे मीटिंग्स में सम्मिलित रहे हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतें नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए मुसलसल काम कर रही हैं। हुकूमत की कोशिशों की वजह से ही नक्सलियों की सरगर्मियां अब बहुत छोटे इलाकों तक महदूद होकर रह गई हैं। इसी सिलसिले में बिहार के गया ज़िले के लुटवा थाना इलाके के हरदिया पहाड़ी पर नक्सलियों की नकलो हरकत की खुफिया इत्तला मिली, जिसकी बुनियाद पर मुहिम चलाई गई। पुलिस के अफसरान के अलावा कोबरा 205 बटालियन, CRPF 159 बटालियन और ज़िला पुलिस ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। टीम की तरफ से हरदिया पहाड़ी इलाके में तलाशी मुहिम चलाई गई, जहां DSMD के जरिए जांच की जा रही थी।
फिर पहाड़ी की चोटी पर एक गार में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने DSMD की तलाशी ली तो एक बड़े पत्थर के नीचे से जोरदार बीप की आवाज़ आने लगी, जिसके बाद करीब से देखने पर एक सफ़ेद रंग का बैग नज़र आया। एक AK-47, 2 मैगजीन AK-47, जिंदा कारतूस के 250 राउंड और एक मैगजीन बरामद किया गया के SSP ने बताया कि तलाशी ऑपरेशन अभी जारी है। चंद रोज कबल भी इसी इलाके से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ था। उन्होंने कहा कि ये हथियार नक्सलियों के पास कहां से आए हैं या नक्सलियों ने इसे कहां से लूटा है, उसकी जांच की जा रही है। सूचना प्राप्त हुआ था कि हरदिया पहाड़ी क्षेत्र जो गुरुआ थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे कुछ नक्सल हलचल का नक्सल गतिविधि का कुछ सूचना मिला था, जिसके चलते वहाँ पे एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 205 कोबरा, 159 CRPF, STF का अभियान दल और जिला बल था। तो उसी में सर्च अभियान जब किया गया तो पहाड़ी को दोनों तरफ से फोर्सेस ने घेरा और DSMD से वहाँ पे सर्च किया गया। तो एक गुफा वहाँ पे पाई गई, उसमें एक बड़े बोल्डर के नीचे कुछ आवाज़ आई, जिसको फिर सावधानी से वहाँ पे देखा गया और वहाँ पे जब सर्च करने पे पता चला तो एक AK-47 राइफल बरामद हुआ है। उस सर्च ऑपरेशन में 2 मैगजीन बरामद हुए हैं और AK-47 के 250 लाइव राउंड्स और एक मैगजीन पाउच जो दिख रहा है आपको सामने, वो बरामद हुआ है। कौमी जांच एजेंसी NIA को एर्नाकुलम की खुसूसी अदालत ने ISIS को मदद फराहम करने के लिए 3 लोगों को कसूरवार करार दिया है। ये कसूरवार अफराद ममनुआ दहशतगर्द तंजीम के रुकन थे और शाम में ISIS में शामिल होने के लिए भारत से बाहर का सफ़र करने की कोशिश कर रहे थे। मुल्क के कई इलाकों में बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम भरम है। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश से हुए खराब हालात को देखा जा सकता है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही अगले चंद दिनों तक रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अलग मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बुध को कुमाऊं के पहाड़ी जिला में कई मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिथौरागढ़ में सुबह से बारिश जारी है। जिले भर में कई सड़कें बंद हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में गुज़िश्ता चंद दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात के 33 अजला की 213 तहसीलों में बारिश हुई है। नौसारी के जलालपुर में शदीद बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। वलसाड और नौसारी में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। नौसारी के वालसादा में 16 इंच के करीब सबसे ज़्यादा बारिश हुई। दूसरी तरफ वलसाड के कपराडा में 14 इंच, धर्मपुर में 13 इंच से ज़्यादा और पार्डी में 11 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं 3 कौमी शाहराहें कच्छ, नौसारी और डांग अजला में शदीद बारिश की वजह से शाहराहें बंद हैं। NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF की टीम ने वलसाड में औरंगा नदी के नशेबी इलाकों से लोगों की मुंतकली शुरू कर दी है, जहाँ से 350 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रेड अलर्ट की वजह से गिर सोमनाथ के तमाम स्कूल 14 और 15 तारीख को बंद रहेंगे। साथ ही NDRF की टीमों को कच्छ, वलसाड, नौसारी और दीगर मुतासरा इलाकों में बचाव के काम के लिए तैनात किया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश से मामूलाती ज़िंदगी दरहम भरम होकर रह गए हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, अमरावती और थाने के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर पालघर, नासिक और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल, कॉलेज 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। शदीद बारिश के अलर्ट की वजह से गढ़चिरौली जिले में ज़रूरी काम करने वाले सरकारी दफातर को छोड़कर तमाम स्कूल, कॉलेज, दीगर इदारे 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण इंडोनेशिया के बाली में G20 वज़राए ख़जाना की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने आज तवानाई की मुंतकली पर गोल मेज़ इजलास में शिरकत की। मीटिंग में वज़ीर ख़जाना ने PM मोदी की पंचअमृत हिकमत अमली का हवाला देते हुए माहौलियात के तईं भारत की हसासियत और अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना ने सिंगापुर के वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात की। आलमी शोहरत याफ्ता टाइम मैगजीन ने दुनिया के 222 अजीम तरीन मकामात की फहरिस्त का ऐलान किया है। भारत में इससे पहले यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे वाले शहर अहमदाबाद को टाइम मैगजीन ने 2022 के लिए दुनिया के 50 अजीम तरीन मकामात की फहरिस्त में शामिल किया है।
टाइम मैगजीन ने साबरमती नदी के किनारे वाक़ गांधी आश्रम और नवरात्रि त्यौहार का भी जिक्र किया। इस फहरिस्त में अहमदाबाद के अलावा केरल को भी शामिल किया गया है। केरल को इको टूरिज्म का हॉटस्पॉट करार दिया गया है। इस पर ट्वीट करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यह हर भारतीय और ख़ास तौर पर गुजरात के लोगों के लिए बड़े फ़ख्र और खुशी की बात है कि भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद अब दुनिया के 50 की फहरिस्त में शामिल हो गया है। टाइम मैगजीन के जरिए 2022 के अजीम तरीन मकामात में इस कामयाबी पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये 2001 से नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुजरात में आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की बुनियाद रखने का नतीजा है। साबरमती रिवर फ्रंट हो या अहमदाबाद का साइंस सिटी, मोदी जी ने हमेशा अगली नस्ल का बुनियादी ढांचा बनाने और भारत को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने पर जोर दिया है। आलमी सतह पर अहमदाबाद की बदलती तस्वीर। टाइम मैगजीन के अजीम तरीन 50 बेहतरीन मकामात में अहमदाबाद भारत का पहला यूनेस्को आलमी सकाफती वर्सा शहर है। दरियाए साबरमती के किनारे गांधी आश्रम और नवरात्रि त्यौहार का भी जिक्र किया गया है। टाइम मैगजीन में गुजरात साइंस सिटी का भी जिक्र है। टाइम मैगजीन ने एक बहुत बड़े तफरीही मरकज़ का भी जिक्र किया। टाइम मैगजीन ने केरल को भी इस फहरिस्त में शामिल किया है। केरल को इको टूरिज्म का हॉटस्पॉट करार दिया गया है। और अब बात करेंगे टीकाकारी मुहिम की। मुल्क में कोविड मुखालिफ वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से जारी है। अब तक मुल्क में वैक्सीन की 200 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। मरकज़ी हुकूमत टीकाकारी पर मुसलसल नज़र रखे हुए मरकज़ी हुकूमत ने 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अगले 75 दिनों तक मुफ्त एहतियाती खुराक देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज मरकज़ी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के ओहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें एहतियाती खुराक पर अमल दरामद करने और कोरोना से निपटने के लिए मज़ीद हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क में टीकाकारी के आदाद शुमार में तेज़ी से इजाफा जारी है। कोविड वबाई इमराज के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 199.27 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,44,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई हैं। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है। इसकी आला सतह पर मुसलसल जाँच और निगरानी की जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बुध को अपने मशरिक़ वस्ता के दौरे के आगाज़ पर यरूशलेम में याद वाशिम होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर का दौरा किया। बाइडन ने वहां शमा रोशन की और कुल्हाए अक़ीदत नज़र किए। बाइडन ने विजिटर बुक पर भी दस्तखत करते हुए ख़यालात दर्ज किए। बाइडन ने हॉल ऑफ रिमेम्बरेंस में होलोकॉस्ट में जिंदा बचे हुए अफराद से मुलाकात की। श्रीलंका में तवील माशी बहरान के बाद अवामी मुजाहरा शुरू हुआ और सदर गोटाबाया राजपक्षे ने बुध के रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिए बगैर मुल्क छोड़कर मालदीव का रुख किया। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक गोटाबाया राजपक्षे एक निजी तैयारे के जरिए मालदीव से सिंगापुर रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि वो सिंगापुर पहुंचने के बाद इस्तीफ़ा दे देंगे। इस दरमियान कोलंबो में दोपहर से दोबारा कर्फ्यू नाफिज किया गया है। श्रीलंका की हुकूमत ने कोलंबो में आज दोपहर 12 बजे से 15 जुलाई की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया है। कारगुजार सदर रानिल विक्रमासिंघे के हुक्म पर मुल्की फ़ौज ने मोर्चा संभाल लिया है और पार्लियामेंट के बाहर टैंकों को तैनात कर दिया गया है। कोलंबो में रानिल विक्रमासिंघे की रिहाइशगाह के करीब मुसल्लह अफवाज ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस छोड़े। कारगुजार सदर रानिल विक्रमासिंघे ने मुल्क में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए एमरजेंसी का ऐलान किया है। खेल से मुतालिक खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का दूसरा मुकाबला आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पहला मुकाबला जीतकर टीम इंडिया के पास 0-1 से सबकत हासिल है, जिसमें उसके पास सीरीज़ जीतने का सुनहरा मौका है। भारत के एच पर प्रणय सिंगापुर ओपन के मर्दों के सिंगल मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रणय ने आलमी नंबर 4 चीनी ताइपे के खिलाड़ी टिनचन चाओ को 21-14, 21-22, 18-20 से शिकस्त दी। वहीं पीवी सिंधु ने खवातीन के सिंगल ज़ुमरे के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। आज खेले गए राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में सिंधु ने वियतनाम की खिलाड़ी को 21-21, 19-19, 18-21 से मात दी। मुंबई की लाइफलाइन समझी जाने वाली मुंबई लोकल की फौरी सूरत हाल के बारे में मुसाफिरों को इत्तला करने के लिए रेलवे की मोबाइल एप्लीकेशन यात्रा को अपग्रेड करके लाइव ट्रैकिंग की सहूलियात दस्तयाब की गई हैं। उम्मीद है कि इस नए निज़ाम से रेलवे मुसाफिरों को मालूमात और सहूलतें फराहम होंगी।
मुंबई मसाफाती ट्रेन खिदमात को मुसाफिरों के लिए ज़्यादा आसान बनाने की खातिर वस्ती रेलवे ने यात्री मोबाइल ऐप पर लाइव ट्रैकिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर मुसाफिरों के लिए शुरू कर दिया है। जीपीएस पर मबनी इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मुसाफिर ट्रेन की लाइव लोकेशन मोबाइल पर देख सकते हैं। मध्य रेल ने जो हमारे सबअर्बन के लोकल के यात्री हैं उन लोगों के लिए एक यात्री ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई है। ये सुविधा ऑलरेडी लगभग 1 वर्ष से यहाँ पर उपलब्ध है। अब उसमें हाल ही में लाइव लोकेशन की फीचर उपलब्ध करा दिया गया है। मध्य रेल में जितनी भी सबअर्बन लोकल्स चल रही हैं सभी में जीपीएस डिवाइस प्रोवाइड किया गया है और वो जीपीएस डिवाइस इस ऐप से लिंक्ड है। तो उस जीपीएस डिवाइस के जरिए प्रत्येक ट्रेन की लोकेशन यात्री ऐप पर पता चल सकती है। मुंबई लोकल के वस्ती रेलवे डिवीजन को 4 रास्तों में तकसीम किया गया है, जिनमें रोजाना तकरीबन 35 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। अब रेलवे के मुसाफिर नई ऐप से काफी खुश हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए, बिकॉज लोगों को एक्चुअल में पता नहीं होता है कि ट्रेन का क्या स्टेटस है। तो जितना लाइव स्टेटस मिले लोगों को उतना ही हेल्पफुल होगा मेरे हिसाब से। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। यात्री ऐप के जरिए मध्य रेलवे जो मध्य रेलवे का लोकल डिवीजन है उसमें यात्रा करने वाले लोगों को न केवल समय से ट्रेनों की जानकारी मिल सकेगी बल्कि और भी इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो उनको उपलब्ध होंगी, जिससे कि उनको बाकी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने सहयोगी राजू गायकवाड़ के साथ महेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। Running, jumping, dancing and grabbing.